शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। हमने आपकी हिंदी किताब की जो पहली कविता थी, हम पंछी उन्मुख गगन के, उस पाठ की तो व्याख्या हमने प्रस्तुत की थी। साथ ही साथ प्रश्नाभ्यास की भी हमने आलोचना की थी और उसका संपूर्ण वीडियो हमने आपको भेजा था और कुछ विद्यार्थियों का प्रश्नाभ्यास भी हमारे पास पहुंच चुका है। बहुत अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे पास नहीं भेजा, कृपया जल्दी भेजने की कोशिश करें। आपका जो व्याकरण है, व्याकरण पाठ्यक्रम, आपके व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, अंग्रेजी में जिसे आप लोग कहते हैं नाउन। हालांकि कक्षा 6ठी में भी आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा, परिभाषा के बारे में आप लोगों को परिभाषा बताई गई थी। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से संज्ञा की पहचान कराई गई थी। संज्ञा के भेद भी थे। विभिन्न प्रकार के संज्ञाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ उदाहरण के साथ समझाया भी गया था। कहना ना होगा कि कक्षा 6ठी में जिस संज्ञा के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हो, कक्षा 7वीं में आने से आपको और एक बार उसी संज्ञा के बारे में पढ़ना होगा। आज मैं उसी संज्ञा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, संज्ञा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से हम संज्ञा को कैसे समझेंगे, उन तमाम चीजों को पढ़ने से पहले, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं इस श्यामपट पर सिर्फ 5 ही वाक्य लिखता हूं। 5 वाक्य में लिख रहा हूं। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में उन 5 वाक्यों को उतार दीजिए। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ श्यामपट में 5 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, मोहन एक अच्छा लड़का है। दूसरा वाक्य है, गाय घास चर रही है। तीसरा वाक्य है,
कक्षा चल रही है। चौथा वाक्य है उस पर मुझे दया आई। और अंतिम वाक्य, पांचवा वाक्य है आपका कलम कहाँ है। तो ये जो 5 वाक्य मैंने लिखे, आप लोग गौर से देखिएगा, पांचों वाक्यों में एक एक शब्द ऐसा है जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है। देखो, पहले वाक्य में मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन के नीचे मैंने रेखांकित किया। दूसरे वाक्य में गाय घास चर रही है, गाय के नीचे मैंने रेखांकित किया। तीसरा वाक्य है कक्षा चल रही है, कक्षा के नीचे मैंने रेखांकित किया। चौथा वाक्य है उस पर मुझे दया आई, दया के नीचे मैंने रेखांकित किया। और पांचवा वाक्य है आपका कलम कहाँ है, कलम के नीचे मैंने रेखांकित किया। अब मैं आप लोगों को सवाल पूछूंगा। मोहन एक अच्छा लड़का है। मेरा सवाल यह है कि आप मोहन, ये जो मोहन, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मोहन? मोहन क्या है? मोहन शब्द से आपका तात्पर्य क्या है? क्या मतलब है मोहन से? निश्चित रूप से इसका उत्तर आएगा नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है, एक लड़के का नाम है। आप आदमी कहें, व्यक्ति कहें, लड़के कहें, किसी का भी नाम हो सकता है मोहन। यानी एक निश्चित व्यक्ति का नाम है मोहन। ठीक है। यहां हम लिखेंगे व्यक्ति। ठीक है। मोहन किसका नाम है? एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। दूसरा वाक्य गाय घास चर रही है। आप सोचते रहिए, ये जो गाय शब्द है, गाय शब्द से आपका मतलब क्या है? सोचा आपने? नहीं। गाय क्या है? गाय तो आदमी नहीं हो सकता, औरत नहीं हो सकती, तो ये गाय है क्या? पशु। क्या है? पशु। और ये पशु जो है ये क्या है? जाति। ठीक है। गाय जो है ये एक जाति विशेष का नाम है, एक जाति विशेष। ठीक है। गाय एक जाति विशेष का नाम है, एक जाति का नाम है। इंसान, मानव, दानव। ठीक है। मानव जाति, दानव जाति, देवता जाति, पुस्तक जाति, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, गाय जाति। ये सब एक एक जाति। गाय एक जाति का नाम है, गाय जाति। तीसरा वाक्य देखो, कक्षा चल रही है। ये व्यक्ति का नाम, मैं उसके ऊपर लिख रहा हूं, ये जाति का नाम। कक्षा चल रही है। कक्षा मतलब रूम, क्लासरूम। क्लासरूम को कहते हैं कक्षा। तो कक्षा का मतलब क्या है? कक्षा शब्द से आपका तात्पर्य क्या है? कक्षा यानी जहां बहुत सारी मेज कुर्सियां होती है, एक श्यामपट होता है, झाड़ा होता है, चक होता है, एक टीचर होते हैं और कई सारे विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं। कई सारे विद्यार्थी बैठे हुए होते हैं, एक विद्यार्थी नहीं, कई सारे विद्यार्थी। यानी कक्षा जो है वो विद्यार्थियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह। एक विद्यार्थी को लेकर कभी कहीं कोई कक्षा नहीं बनी। कक्षा मतलब मोर देन वन स्टूडेंट,
2 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 5 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 10 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 50 विद्यार्थी भी हो सकते हैं। वही भी में आप लोग देखते हैं दोनों सेक्शन में कुल मिला के 80 विद्यार्थी भी हो सकते हैं। यानी विद्यार्थियों का एक समूह कक्षा कहलाती है। कक्षा एक समूह का नाम, समूह का नाम। ये सब सफेद चौक में लिखा गया है और ये जो मैं व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, समूह का नाम, इसको मैं गुलाबी रंग के चक से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है। जिस प्रकार मोहन एक व्यक्ति विशेष का नाम, गाय एक जाति विशेष का नाम, कक्ष एक समूह विशेष का नाम, उसी प्रकार चौथा उदाहरण हम देखेंगे, चौथा वाक्य देखेंगे, उस पर मुझे दया आई। उस पर मतलब निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ऊपर। जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी बुरी हालत देखकर, ठीक है, उसकी बुरी हालत देखकर, यानी उस व्यक्ति को देखकर उस व्यक्ति को देखकर उस पर मुझे दया आई। उसे देखने के बाद मेरे मन में दया की भावना उत्पन्न हुई। तो ये जो दया है ये क्या है? दया ये कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं है, जाति विशेष तो नहीं है, समूह विशेष तो नहीं है। आखिर ये दया क्या है? सबके मन में ये होता है। हम इसे देख नहीं पाते हैं, छू भी नहीं सकते, लेकिन सबके अंदर ही विद्यमान होती है। तो क्या है ये दया? फीलिंग्स, भावना। दया से तात्पर्य है भावना, एक प्रकार की फीलिंग्स, एक प्रकार की भावना जो हर मानव, हर मनुष्य के अंदर समाहित है। जैसे मनुष्य के मन में ईर्ष्या की भावना है, क्रोध की भावना है, प्यार की भावना है, ठीक है, नफरत की भावना है, रूठने की भावना है। ठीक उसी प्रकार क्षमा कर देने की भावना है। उसी प्रकार दया भी एक भावना है। कभी कभार आप गोपबंधु दास को देख लीजिए, जब वे दुखी दरिद्रों की दयनीय अवस्था को देखते थे, उनके मन में दया आ जाती थी और उनकी बुरी अवस्था को देखकर गोपबंधु दास रो पड़ते थे। किसी दिन यानी गरीब को देखने के पश्चात अगर हमारे मन में उसके प्रति जो भावना पैदा होती है, हम थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हाँ कि नहीं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। एक अगर मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खाने वाला हूं, प्लेट में सारे के सारे व्यंजन परोसे गए हैं, मैं लगभग खाने वाला हूं और कोई भिखारी मेरे द्वार पर आया। वो बहुत विकल होकर वो खाने के लिए मांग रहा है। जब मैं उसके पास गया, देखा, उसकी हुलिया देखने के बाद, उसका चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वह कई दिनों से खाया नहीं। ठीक है, एकदम पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था, यानी अगर ये 1-2 दिन और नहीं खाएगा तो मर जाएगा। उसकी शरीर की हड्डियां जो है, शरीर में उसकी हड्डियां उभर आई हैं, दयनीय अवस्था में है, इतना कमजोर हो गया है वो, मतलब कॉन्स्टेंटली खड़ा होकर नहीं रह पा रहा है। जब मैं उसे देखूंगा तो क्या मैं उसे ऐसे ही भगा दूंगा और अपना खाना खा लूंगा? नहीं। अगर मान लीजिए उसके चेहरे को देखकर अगर मेरे आंखों में आंसू आते हैं, अगर मेरी आंख भर आती है और मैं अगर अपना जो खाना मेरे लिए आया है, जो व्यंजन मेरे लिए परोसा गया है, अगर उसी व्यंजन को, उसी खाने को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, झूठा नहीं किया, खाने वाला था, लेकिन उसी व्यंजन को अगर मैं उसे दे देता हूं, इसका अर्थ है यह है कि उस गरीब को देखने के बाद, उसकी दयनीय स्थिति को परखने के बाद मेरे मन में उसके प्रति
दया की भावना उत्पन्न हुई, और उसी दया भावना के कारण जो व्यंजन मुझे मिला था, जो भोजन मुझे मिला था, मैं उसे हस्तांतरित कर दिया। अगर मेरे अंदर ये भावना न होती तो शायद मैं उसे अपना भोजन नहीं देता। तो ये है दया। अब ये ये एक मानवीय गुण है, एक मानवीय गुण है। हर मनुष्य के अंदर यह गुण देखने को मिलता है। किसी के पास कम देखने को मिलता है, किसी के पास ज्यादा देखने को मिलता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास दया नाम का कोई गुण नहीं होता। ठीक है, तो ये दया जो है ये फीलिंग्स है, एक भावना है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दया जो है ये एक भावना का नाम, भाव का नाम। भाव और भावना एक ही चीज है, भाव का नाम। अब देखो अंतिम वाक्य जो है, आपका कलम कहाँ है? मैंने पूछा आपका कलम कहाँ है? देखिए कलम के नीचे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया। आपका कलम कहाँ है? कलम, ठीक है, कलम सबके पास होता है, सब लोग लिखते हो, जानते हो कलम क्या है। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि कलम से आपका मतलब क्या है, कलम से आपका तात्पर्य क्या है, कलम सबसे आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? वस्तु। कलम क्या है? वस्तु। इट्स जस्ट ए मटेरियल, एक वस्तु, एक द्रव्य है। वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो जानदार चीज नहीं होती, उसका जीवन नहीं होता। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर उसका जीवन नहीं होता। वैसे तो हम इंसान को भी देख सकते हैं, इंसान को भी छू सकते हैं, तो क्या इंसान को हम वस्तु कहेंगे? नहीं, इंसान का जीवन होता है। लेकिन वस्तु जिसे हम कहेंगे, कलम, मोबाइल, कुर्सी, घड़ी, ये सब क्या है? ये वस्तु है। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये इंसानों की तरह चल फिर नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इनका जीवन नहीं है। यह है वस्तु, यानी कलम मतलब वस्तु, एक वस्तु का नाम। एक वस्तु का नाम। ठीक है, तो पहले वाक्य में मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन जो है वो, मोहन एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। गाय घास चर रही है, गाय जाति का नाम है, जाति का नाम है। ठीक है, कक्षा चल रही, देखिए ये गलतफहमी मत करना, गाय एक पशु का नाम, पशु का नाम गाय नहीं है। पशु भी जातिवाचक जाति है और गाय भी जाति है। अगर मैं ये लिखूं गाय घास चर रही है, तो गाय यहां जाति का नाम। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि कामधेनु गाय घास चर रही है, कामधेनु गाय, आपने नाम सुना होगा, कामधेनु गाय, जो ठीक है किसके पास था, मतलब पुराण में उस कामधेनु गाय के बारे में चर्चा की गई है, जो उसे जो कुछ आप मांगोगे देवताओं के पास होता है। पुराने जमाने में, पुराने काल में उस गाय की जिक्र हुई थी, कामधेनु। आप उसे जो मांगोगे वह तुम्हें वही दे देगा, कामधेनु गाय। अगर मैंने देखो गाय घास चर रही है, कामधेनु गाय घास चर रही है, मैंने कामधेनु गाय मतलब देखो एक गाय का नाम है यहाँ, लेकिन गाय का नाम नहीं है। गाय घास चर रही है, किसकी गाय? मेरे घर में भी गाय है, आपके घर में भी गाय है, मेरे पड़ोस के घर में भी गाय है, लेकिन किसकी गाय? मेरी गाय या मेरे पड़ोस की गाय या आपकी गाय या आपके गांव वालों की गाय? किसकी गाय? दैट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट मेंशन। ठीक है, उसे निश्चित नहीं किया गया। ये गाय किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। ठीक है, ये गाय किसी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ गाय का नाम नहीं दिया गया, इसलिए गाय जातिवाचक, जाति एक जाति का नाम है। मान लीजिए कुत्ते भौंक रहे हैं, सड़कों पर कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर मैं ऐसा कहूं तो कुत्ते क्या है? कुत्ता भी तो एक जाति का नाम है, पशु का नाम नहीं है, किसी पशु का नाम कुत्ता नहीं है। ठीक है, जाति का नाम है। अगर आप लोग जानते हैं घर में हम लोग पालतू कुत्ते रखते हैं,
टॉमी नाम देते हैं, जैकी नाम, टॉमी कम हियर, ठीक है, टॉमी कम हियर, यानी हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है उसी पालतू कुत्ता का नाम हमने रखा टॉमी। टॉमी के नाम से हम उसे बुलाते हैं। अगर मैंने कहा टॉमी यहाँ आ जाओ, टॉमी वहां जाओ, तो ये जो टॉमी है, अगर मैंने टॉमी लिखा तो ये टॉमी जो है एक पालतू कुत्ते का नाम, यहाँ टॉमी जो है एक पालतू कुत्ते का नाम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो किसका कुत्ता है भाई? मेरे घर में भी कुत्ता है, आपके घर में भी कुत्ता है, और भी दूसरे लोगों के घर में कुत्ता है, और सड़कों पर आवारा घूमते हैं कुत्ते जिनका मालिक कोई नहीं है। तो इन सब कुत्तों में से कौन सा कुत्ता भौंक रहा है वो निश्चित नहीं है, इसलिए कुत्ता जो है जाति का नाम है। कक्षा चल रही है, क्योंकि मैंने कहा कक्षा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का एक समूह, विद्यार्थियों का एक समूह, इसलिए कक्षा जो है एक समूह का नाम है। उस पर मुझे दया आई, मैंने तो बताया आपको कि भावना, ठीक है, फीलिंग्स जो इंसान के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, सिर्फ हम आजमा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक भावना यानी एक भाव का नाम है। और अंतिम वाक्य जो था, आपका कलम कहाँ है, ठीक है, ये एक वस्तु का नाम है। कलम एक वस्तु का नाम है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए हर एक वाक्यों को, जिन प्रत्येक वाक्यों में मैंने जिन शब्दों के नीचे रेखांकित किया है, हर एक रेखांकित किए गए शब्द को पहचान लो। और यहाँ गुलाबी चौक में मैंने जो लिखा है, विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच में जो मैंने लिखा है, व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, समूह का नाम, भाव का नाम, वस्तु का नाम, इसे अच्छे से परख लो। ठीक है, तो व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, समूह का नाम, भाव का नाम और वस्तु का नाम। उदाहरण अच्छे से देख लो, लिख लो। अब हम आएंगे संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें से पता चलता है। संज्ञा आप लोगों ने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। जब आप प्रेप नर्सरी या फिर अंग्रेजी मीडियम में आप लोग स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 या स्टैंडर्ड 5 तक आपको संज्ञा यानी नाउन के बारे में डिटेल्स में पता चल चुका होता है। संज्ञा जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन, ठीक है, नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। ए नेमिंग वर्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए नाउन, ठीक है, नामवाचक शब्द। संसार के कोई सा भी नामवाचक शब्द संज्ञा कहलाता है। जिस शब्द से हमें किसी नाम का बोध होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम क्यों ना हो, चाहे वो जाति का नाम क्यों ना हो, चाहे वह समूह का नाम क्यों ना हो, चाहे वो किसी भावना का नाम क्यों ना हो, या चाहे वह किसी वस्तु का नाम क्यों ना हो। व्यक्ति का नाम हो, जाति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव का नाम हो या समूह का नाम हो, किसी के नाम का जो बोध होता है, जिस शब्द से हमें किसी के नाम का बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द से हमें किसी के नाम का बोध होता है, किसी व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी वस्तु के, किसी समूह के या किसी भाव के नाम का बोध होता है, उस शब्द को व्याकरण में, उस शब्द को व्याकरण की भाषा में, उस शब्द को व्याकरणिक भाषा में संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया 5 वाक्यों को अच्छे से, ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब परिभाषा लिखते हैं। इससे पता चल गया व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम का बोध होता है, जाति के नाम का बोध होता है, ठीक है, समूह के नाम का बोध होता है, भाव के नाम का बोध होता है और वस्तु के नाम का बोध होता है। और इन उदाहरणों से ही हम नियम निकालेंगे। अभी इन उदाहरणों के आधार पर हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है।
अब लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 5 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया कि कौन सा व्यक्ति का नाम है, कौन सा जाति का नाम है, कौन सा समूह का नाम है, कौन सा वस्तु का नाम है, कौन सा भाव का नाम है। तो उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हम संज्ञा की परिभाषा यहां लिखेंगे, संज्ञा को परिभाषित करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, ठीक है। आप उदाहरण को ध्यान में लाओ। अभी हाल ही में मैंने जिन 5 उदाहरणों के बारे में आपसे चर्चा की, उन उदाहरणों को अपने दिमाग में लाओ। व्यक्ति का नाम, जाति का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम, समूह का नाम। यानी जिस शब्द से, ये परिभाषा है, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, भाव, वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, वस्तु तथा समूह आदि के नामों का बोध होता है, आदि के नामों का बोध होता है, ठीक है। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, भाव, वस्तु तथा समूह आदि के नामों का बोध होता है, उस शब्द को व्याकरण की भाषा में, उस शब्द को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यह है उसकी परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, हम संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, भाव तथा समूह आदि के नामों का बोध होता है, उस शब्द को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। एक बार आप लोग श्यामपट में मैंने जो परिभाषा लिखी है अभी, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इस परिभाषा को अपने अपनी कॉपी में उतार दीजिए। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा। अब इसी के आधार पर हम संज्ञा का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। संज्ञा का वर्गीकरण हम इसी के आधार पर करेंगे। यानी मैंने आप लोगों को पहले से कहा था कि संज्ञा के कई भेद हैं, विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हम संज्ञा का अभी वर्गीकरण करेंगे, यानी संज्ञा के प्रकार भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। उदाहरणों के माध्यम से आपने संज्ञा को जाना, संज्ञा की आपने पहचान की, संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को पता चल गया, मैंने परिभाषा लिख दी, समझा दिया, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा देखिए, उदाहरणों को आधार मानकर हमने संज्ञा को परिभाषित किया। अब संज्ञा की परिभाषा से ही हम संज्ञा का वर्गीकरण करेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है मटेरियल नाउन। उसी प्रकार
हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। देखिए, संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। अब ऐसे डायग्राम बना लो। संज्ञा, संज्ञा के भेद लिख दो, संज्ञा के भेद। अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लोग कीजिए। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मैंने क्या कहा था? आप परिभाषा को याद कीजिए। व्यक्ति, जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, यानी संज्ञा का जो पहला भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति के नाम का बोध होता है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें किसी जाति के नाम का बोध होता है, यानी संज्ञा का दूसरा भेद जो है वो जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें किसी भाव, जिस शब्द से हमें किसी भाव के बारे में पता चलता है, यानी जिस शब्द से हमें किसी भाव के नाम का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। चौथा, जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के बारे में पता चलता है, यानी जिस शब्द से जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के नाम का बोध होता है, किसी वस्तु के नाम, जैसे कलम वस्तु के नाम का बोध हुआ। जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा का चौथा भेद जो है वो है वस्तुवाचक। वस्तुवाचक संज्ञा। अंतिम जो है समूह, यानी जिस शब्द से हमें किसी समूह आदि के नाम का बोध होता है, जिस शब्द से हमें किसी समूह आदि के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अंतिम जो है वो है समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा वस्तुवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। 1 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो आज संज्ञा की परिभाषा हो गई। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, भाव तथा समूह आदि के नामों का बोध होता है उस शब्द को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। ये तो थी संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। आप लोग अलग अलग व्याकरण की किताब देखिए, कहीं कहीं 2 संज्ञाओं को एक संज्ञा में समाहित किया गया है और उसके 3 भेद ही बताए गए हैं, लेकिन ये सर्वमान्य है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को जब मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप में, आप लोग आज जो पहले मैंने 5 उदाहरण लिखे थे, उदाहरणों को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने जो संज्ञा की जो परिभाषा लिखी, परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। उसी परिभाषा को बार बार पढ़िए और ये जो 5 भेद मैंने संज्ञा के बताए, इन भेदों को अच्छे से आप लोग वीडियो को बार बार सुनिए। ठीक है, और घर में समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का विषय था संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेद। कल
फिर हम हर एक संज्ञा के बारे में अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरणों के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। आप लोग घर में संज्ञा की परिभाषा एवं संज्ञा के भेद, इन तमाम चीजों को आज घर में आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करके अपनी शंका पूछिए या फिर फोन करके आप अपनी शंकाओं को प्रकट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।